गाजा के भूख प्यास और बमबारी से कहराते हालात के बीच पूरी दुनिया की जनता एक स्वर में चीख पड़ी है, बस अब बहुत हुआ। इसराइल की लगातार हवाई और जमीनी हमलों से तबाह गाजा के नागरिकों के लिए अब वैश्विक स्तर पर समर्थन की एक नई लहर उठ खड़ी हुई है। इसी का प्रमाण है ग्लोबल मार्च टू गाजा नामक एक ऐतिहासिक अभियान, जिसकी अगुवाई अब जमीनी स्तर पर कैरावन ऑफ स्टेट फास्टनेस कर रहा है। आरिश से राफा तक पैदल मार्च, फिर प्रदर्शन। 8 मार्च को शुरू हुए इस अंतर्राष्ट्रीय राहत और विरोध अभियान के तहत अब मिस्र के आरिश शहर में इकट्ठा हुए प्रतिभागी पैदल राफा सीमा क्रॉसिंग की ओर बढ़ रहे हैं। राफा बॉर्डर पर एक अस्थायी प्रदर्शन शिविर लगाने की योजना है, जहां वैश्विक प्रतिनिधि फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अल्जीरिया से गाजा तक संघर्ष और सहानुभूति की यात्रा। इस मार्च की कमान संभाली है अल्जीरिया के मानवाधिकार समूह अल्जीरियन इनिशिएटिव टू सपोर्ट पैलेस्टाइन एंड एड गाजा ने। अभियान के नेता शेख याह्या सारी ने कहा, कैरावन ऑफ स्टेड फास्टनेस ट्यूनीशिया के लिए रवाना हो चुका है। यह ट्यूनीशियाई काफिले में शामिल होकर लीबिया और मिस्र होते हुए गाजा पहुंचेगा। यह काफिला केवल राहत सामग्री ही नहीं, एक नैतिक चेतावनी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का प्रतीक बन चुका है। इजरायली हमले, मौत का आंकड़ा दिल दहला देने वाला। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 54,927 फिलिस्तीनी मारे गए, 1,26,615 लोग घायल हुए, 11,000 अभी भी लापता, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल। नाकेबंदी से जरूरी आपूर्ति बंद, जिससे 30 बच्चों की मौत भूख से हुई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल इन हमलों को आत्मरक्षा बता रहा है, जबकि मानवाधिकार संगठन इसे युद्ध अपराध कह रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर कौन है मार्च में शामिल। तो बता दें कि ग्लोबल मार्च टू गाजा संगठन ने बताया कि प्रतिभागी 32 देशों से हैं, जिनमें फ्रांस, ब्राजील, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, भारत, तुर्की, जर्मनी, मलेशिया आदि देश के नाम शामिल हैं। यानी इसके साथ ही अरब देशों जैसे मिस्र, लेबनान, कतर और एशियाई प्रतिनिधि भी इस अभियान का हिस्सा हैं। इनमें डॉक्टर, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, छात्र और समाजसेवी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद साफ तौर पर है कि इस्राएली हमलों को रोका जाए और गाजा में फिर से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचे। इतना ही नहीं, बल्कि गाजा में शांति स्थापित की जा सके। राफा बॉर्डर पर बनने जा रहा इंसाफ का शिविर। जी हाँ, राफा सीमा पर प्रस्तावित शिविर सिर्फ एक प्रदर्शन स्थल नहीं, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बिंदु बन सकता है, जहां लाइव भाषण होंगे, घेराबंदी के खिलाफ प्रदर्शन होंगे, गाजा में मानवीय सहायता की मांग की जाएगी, इसराइल की जवाबदेही की मांग की जाएगी। बता दें कि गाजा की सहायता के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार राफा बॉर्डर है, जो फिलहाल बंद है। अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि क्या मिस्र और इसराइल अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हैं। क्या यह राहत काफिला पहुंच पाएगा या रास्ते में रोक दिया जाएगा, और क्या यह जन आंदोलन कोई ठोस राजनीतिक नतीजा ला सकेगा। जाहिर है कि ग्लोबल मार्च टू गाजा और कैरावन ऑफ स्टेड फास्टनेस कोई आम प्रदर्शन नहीं। यह अभियान गाजा के लोगों के लिए उम्मीद की लौ और इसराइली आक्रामकता के खिलाफ एक संगठित वैश्विक प्रतिकार है। आज जब गाजा के बच्चे भूख से विलख रहे हैं, तब यह मार्च कह रहा है, हम देख रहे हैं, हम साथ हैं और हम चुप नहीं रहेंगे। ईरान ने अमेरिका द्वारा पेश किए गए नवीनतम परमाणु समझौते के प्रस्ताव को सिरे से अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया। ईरान अब एक नया और वैकल्पिक प्रस्ताव अमेरिका को ओमान के माध्यम से भेजने की तैयारी में है। ओमान पहले भी कई बार दोनों देशों के बीच गुप्त मध्यस्थता की भूमिका निभा चुका है और एक विश्वसनीय संवाद माध्यम माना जाता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, अमेरिका द्वारा दिया गया प्रस्ताव अस्पष्टताओं से रहित था और यह पिछले 4 या 5 दौर की वार्ताओं का निष्कर्ष भी नहीं था। हम जल्द ही अपना अंतिम प्रस्ताव तैयार करके ओमान के जरिए अमेरिका को प्रस्तुत करेंगे। हमारा प्रस्ताव तर्कसंगत, संतुलित और व्यावहारिक है। हम अमेरिकी पक्ष को कड़े शब्दों में यह सलाह देते हैं कि वे इस अवसर को गंवाएं नहीं। अमेरिका के अपने हित में है
कि वह इस प्रस्ताव को गंभीरता से ले और सावधानी पूर्वक विचार करे। अब सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर ईरान अमेरिका पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। ईरान किन शर्तों पर अमेरिका से विश्वास चाहता है, वो भी कानूनी तौर पर। क्या है ईरान की प्रमुख मांगे? आर्थिक और बैंकिंग प्रतिबंधों में पूरी तरह ढील, शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को आधिकारिक मान्यता, यह गारंटी कि अमेरिका भविष्य में फिर से समझौते से बाहर नहीं होगा, जैसे साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से अमेरिका को बाहर कर दिया था। सवाल है कि आखिर ईरान के इस कार्यक्रम से अमेरिका और इसराइल को क्या दिक्कत है? तो कहा जा रहा है कि ईरान ने साल 2015 के JCPOA समझौते की शर्तों से कहीं आगे जाकर यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने निरीक्षकों की पहुंच सीमित कर दी है और संवर्धन स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच चुका है। अगर वार्ता विफल होती है तो ईरान ने संवर्धन को और तेज करने और निरीक्षण रोकने की चेतावनी दी है। इधर ईरान ने इसराइल पर बड़ा आरोप लगाते हुए धमकी दी है कि अगर दबाव जारी रहा तो इसराइली परमाणु ठिकानों की गुप्त जानकारियां सार्वजनिक कर देगा। ईरानी गुप्तचर मंत्रालय के मुताबिक हमारे पास इसराइल के परमाणु प्रतिष्ठानों की रणनीतिक जानकारी है जिसे आवश्यक होने पर सार्वजनिक किया जा सकता है। यह धमकी ऐसे समय आई जब इसराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चुनौती दे रहा है। दूसरी ओर रूस ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने पास रखने की पेशकश की है ताकि संकट टाला जा सके। वहीं ओमान, जो पहले भी साल 2013-15 के बीच अमेरिका ईरान वार्ता में मध्यस्थ हुआ करता था, अब फिर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ईरान और अमेरिका में परमाणु पर पिछले घटनाक्रम। साल 2015 ईरान और P5+1 देशों के बीच JCPOA का एक समझौता हुआ। साल 2018 में USA यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से एक तरफा बाहर होने की घोषणा कर डाली। साल 2019 से 22 तक ईरान ने धीरे धीरे समझौते की शर्तों का उल्लंघन शुरू कर दिया, यानी उन्होंने समझौता मानने से इनकार कर दिया। साल 2023-24 में वार्ता रुक रुक कर चलती रही पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। साल 2025 में अब तक ईरान का नया प्रस्ताव, अमेरिका का प्रस्ताव उन्होंने खारिज कर दिया, जिससे तनाव चरम पर है। अमेरिका को स्वीकार नहीं हुआ तो कूटनीतिक रास्ते बंद हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ईरान यूरेनियम संवर्धन और तेज कर सकता है, जिससे मध्य पूर्व में अस्थिरता और युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र को जल्द हस्तक्षेप भी करना होगा। ईरान ने हाल ही में चीन से कुछ ऐसा मंगाने का आदेश जारी किया जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इसराइल से तनातनी और बढ़ सकती है। दरअसल ईरान ने चीन से हजारों टन अमोनियम परक्लोरेट मंगवाने का आदेश दिया है, जो ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक अहम केमिकल है। यह कदम उस वक्त सामने आया जब ईरान की अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है और इसराइल के साथ उसके संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान यह मिसाइलें न केवल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए बना रहा है, बल्कि इनका इस्तेमाल लेबनान, यमन और इराक में अपने समर्थित गुटों को हथियार देने के लिए भी किया जा सकता है। इसराइल पहले ही ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्रों पर साइबर हमले और हवाई हमलों के जरिए निशाना बना चुका है। साल 2024 में ईरान की मिसाइल उत्पादन प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से जैसे कि प्लैनेटरी मिक्सर को नष्ट भी कर दिया गया था। इजरायली रक्षा सूत्रों की माने तो ईरान द्वारा इस नुकसान की भरपाई के लिए अब नए सिरे से निर्माण शुरू किया जा रहा है। हालिया विस्फोट और सुरक्षा चिंताएं। कुछ समय पहले ईरान के एक पोर्ट पर एक भीषण विस्फोट हुआ था जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। कुछ जानकार यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह विस्फोट संभवतः गलत तरीके से रखे गए रॉकेट ईंधन के कारण हुआ था। हालांकि ईरान बार बार इससे उलट जवाब दे रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन सामग्रियों के भंडारण और उपयोग में जोखिम भी अत्यधिक है। अमेरिका और इसराइल से तनातनी के बीच ईरान का यह कदम दर्शाता है कि वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को फिर से अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, क्योंकि ईरान अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में अमेरिका और इसराइल को देखता है। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के दौरान इस तरह की सैन्य गतिविधि न केवल वार्ता की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है, बल्कि मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका को भी बढ़ाती है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या आने वाले समय में यह मामला और आगे बढ़ता है या फिर भविष्य के लिए कोई खतरा बनने वाला है।
क्या यह सिर्फ रक्षा है या आक्रामक रणनीति? यह सवाल अब अमेरिका, इस्राइल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के सामने भी खड़ा हो रहा है। ईरान का कहना है कि यह उसकी रक्षात्मक नीति का हिस्सा है, लेकिन हालात इसे एक हमलावर तैयारी के रूप में भी दर्शा रहे हैं। आखिर क्या है अमोनियम परक्लोरेट और इसका महत्व? अमोनियम परक्लोरेट एक प्रबल ऑक्सीडाइजर है जिसे सॉलिड फ्यूल रॉकेट में मोटर्स में प्रयोग किया जाता है। यह मिसाइलों को तेजी से दागने में सक्षम बनाता है, जिससे युद्ध की स्थिति में प्रतिक्रियात्मक क्षमता बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन से जो सामग्री ईरान मंगवा रहा है वह करीब 800 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए पर्याप्त हो सकती है। इससे पहले ईरान ने चीन से सोडियम परक्लोरेट की खेप मंगवाई थी, जिससे तकरीबन 260 मिसाइलें बन सकती थी। अब इधर अमेरिका और इस्राइल पूरी तरीके से इस खबर पर नजर बना चुके हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में इसे लेकर क्या कुछ होता है।